हमारे सामने 5 से 11 जनवरी 2026 तक के घटनाक्रमों से जुड़े कुछ स्रोत हैं और हमारा मकसद है इन सुर्खियों के पीछे की हर जानकारी को समझना। जी। सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के नजरिए से देखें तो ये हफ्ता काफी एक्शन से भरा रहा है, जिसमें योजनाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक बहुत कुछ हुआ। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ भारत अपनी आंतरिक क्षमताओं को मजबूत कर रहा है, चाहे वो तकनीक हो, अर्थव्यवस्था हो या प्रशासन, और दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं जिनका असर हम सब पर पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन स्रोतों में क्या खास है। चलिए तो राष्ट्रीय मामलों से ही शुरू करते हैं। सरकार ने निर्यात को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। जी। मार्केट एक्सेस सपोर्ट या MAS नाम की एक नई योजना शुरू की गई है। हाँ, और इसका जो बजट है वो वित्त वर्ष 26 से 31 के लिए 4,531 करोड़ रुपए रखा गया है। और ये एक बड़े निर्यात संवर्धन मिशन का हिस्सा है ना, जिसका कुल बजट 25,060 करोड़ का है। बिल्कुल। यहाँ मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं है, असल में इसका उद्देश्य है छोटे और मझोले निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचने में मदद करना। अच्छा, और निर्यात के साथ साथ देश के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग पर जोर है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मतलब मीटी ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी ECMS के तहत 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 22 नए प्रस्ताव, तो इससे निवेश भी काफी आएगा। बहुत। इन प्रस्तावों का मूल्य करीब 41,863 करोड़ रुपए है, और अगर हम इस स्कीम में हुए कुल निवेश को देखें तो अब 46 परियोजनाओं में ये बढ़कर 56,567 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये एक तरह से डीप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश है। सही बात है। अब तकनीक की बात हो ही रही है तो भारतीय सेना भी इस मामले में पीछे नहीं है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साल 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। जी, और ये सुनने में जितना टेक्निकल लगता है, इसका मतलब उतना ही सरल और महत्वपूर्ण है। वो क्या? इसका सीधा मतलब है सेना को और स्मार्ट बनाना। डेटा सेंट्रिसिटी का अर्थ है कि हर जानकारी, चाहे वो सैटेलाइट से हो, ड्रोन से हो या जमीन पर मौजूद सैनिकों से, वो एक सेंट्रल नेटवर्क पर तुरंत उपलब्ध हो, ताकि फैसले जल्दी लिए जा सके। बिल्कुल। वास्तविक समय में निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना ही इसका असली उद्देश्य है। अब तकनीक से हटकर साहित्य की दुनिया में भी कुछ हुआ है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शास्त्रीय भारतीय भाषाओं में 55 साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया। हाँ, और इसमें एक बहुत खास बात थी। क्या? प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तिरुकुरुल का सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज में भी एक संस्करण जारी किया गया। ये समावेशिता की एक बहुत अच्छी मिसाल है। और राष्ट्रीय मामलों में आखिरी खबर भारतीय रेलवे से जुड़ी है। विद्युतीकरण में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। जी हाँ, नवंबर 2025 तक भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का, अब सोचिए, 99.2% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। 99.2%? ये तो लगभग पूरा ही हो गया। बिल्कुल। इससे पर्यावरण और रेलवे के खर्च दोनों को फायदा होगा। चलिए, भारत में महिलाओं के लिए सबसे अच्छे शहरों की एक रैंकिंग जारी हुई है। जी, 2025 के लिए। इसमें बेंगलुरु को पहला स्थान मिला है और उसके बाद चेन्नई और पुणे का नंबर है। इस तरह की रैंकिंग ये समझने में मदद करती है कि एक शहर महिलाओं के लिए सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि अवसरों के लिहाज से कितना अच्छा है। ठीक है, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी उथल-पुथल मची है। हाँ, अमेरिकी कूटनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया है, जिसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय निकायों से बाहर निकल जाएगा। 66, ये बहुत बड़ा नंबर है। और इन निकायों में भारत और फ्रांस की अगुवाई वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA भी शामिल है। और संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी 31 संस्थाएं भी। जी, इसका असर बहुत गहरा होगा। और एक तरफ अमेरिका पीछे हट रहा है तो दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र एक नई पहल कर रहा है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को एक विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है। कौन सा वर्ष? 2026 को अंतर्राष्ट्रीय रेंजलैंड और चरवाहा वर्ष यानी IORP घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य है जैव विविधता और जलवायु लचीलेपन में उनकी भूमिका को उजागर करना। अच्छा, चलिए अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं। भारत की GDP वृद्धि को लेकर अलग-अलग अनुमान आए हैं। जी, कई संगठनों ने अपने अनुमान जारी किए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यानी NSO का अनुमान है कि
कि वित्त वर्ष 26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% रहेगी। और वहीं SBI रिसर्च थोड़ा ज्यादा आशावादी है। उनका अनुमान 7.5% की वृद्धि दर का है। लेकिन इंडिया रेटिंग्स मतलब इंड्रा का अनुमान थोड़ा कम है। हाँ, उन्होंने वित्त वर्ष 27 के लिए 6.9% का अनुमान दिया है और साथ में अल नीनो जैसे संभावित प्रतिकूल कारकों का भी जिक्र किया है। अर्थव्यवस्था में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। आरबीआई ने कुछ NBFCs पर एक्शन लिया है। जी, भारतीय रिजर्व बैंक ने 35 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFCs का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। और इसका कारण नियामक गैर अनुपालन, मतलब उन्होंने RBI के नियमों का पालन नहीं किया। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भी एक अपडेट है। हाँ, HDFC बैंक ने RBI के डिजिटल रुपए यानी ई-रुपए को अपने ऑनलाइन मर्चेंट प्लेटफॉर्म स्मार्ट गेटवे में एकीकृत कर दिया है। इससे व्यापारियों को क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा है शून्य लेन देन लागत, मतलब जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये बैंकिंग और PCS के लिए एक मॉडरेट यील्ड पॉइंट है। अब सरकारी योजनाओं पर आते हैं। वैसे तो हमने 2 योजनाओं का जिक्र पहले ही कर लिया है, पर उन्हें एक बार व्यवस्थित तरीके से देख लेते हैं। बिल्कुल। पहली है मार्केट एक्सेस सपोर्ट यानी MAS योजना। ये निर्यात संवर्धन मिशन के तहत आती है। उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना और बजट है वित्त वर्ष 26-31 के लिए 4,531 करोड़ रुपए। जी, और दूसरी योजना इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी ECMS। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मतलब MITI की योजना है। इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है। और इसका ताजा अपडेट ये है कि 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिससे कुल निवेश 56,567 करोड़ रुपए हो गया है। सही कहा। चलिए अब सूचकांक और रैंकिंग पर नजर डालते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली के कार्यान्वयन पर एक राष्ट्रीय रैंकिंग आई है। जी, ICJS 2.0 राष्ट्रीय रैंकिंग। इसमें उत्तराखंड पुलिस को पहला स्थान मिला है। हाँ, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कार्यान्वयन में उत्तराखंड पहले नंबर पर है, उसके बाद हरियाणा और फिर असम का स्थान। तो शीर्ष 3 हैं उत्तराखंड, हरियाणा और असम। लेकिन नियुक्तियों और इस्तीफों में काफी हलचल रही है। हाँ, खासकर न्यायपालिका में। बिल्कुल, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा। इसके अलावा न्यायमूर्ति महेश S सोनक को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति 8 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। और भी है, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। जी, ये 9 जनवरी 2026 से प्रभावी है। और आखिर में न्यायमूर्ति A मोहम्मद मुस्ताक सिक्किम उच्च न्यायालय के 24वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये सभी नियुक्तियां PCS और SSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रमुख व्यावसायिक नियुक्तियां भी हुई हैं। हाँ, एडा लियू को HSBC प्राइवेट बैंक की CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और एक और अहम नियुक्ति है K बालसुब्रमण्यम की। जी, उन्हें ARB यानी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और खेल जगत से 2 बड़े संन्यास की घोषणा भी हुई है। हाँ, एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता धावक जिनसन जॉनसन ने 15 साल के करियर के बाद संन्यास ले लिया। और क्रिकेट से भी एक बड़ी खबर है। जी, प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने 5वें एशेज टेस्ट के बाद संन्यास की घोषणा की। इस सप्ताह पुरस्कार और सम्मान श्रेणी में कोई खास जानकारी नहीं है, तो सीधे खेल पर आते हैं। जी, वॉलीबॉल में एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल उद्घाटन किया। हाँ, और इस टूर्नामेंट के शुभंकर यानी मास्कॉट थे नंदू और नीरा। चलिए अब रिपोर्ट्स और प्रकाशनों की बात करते हैं। नीति आयोग ने व्यापार पर अपनी तिमाही रिपोर्ट जारी की है। जी, ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 5th संस्करण। इसका मुख्य बिंदु क्या है? इसमें बताया गया है कि भारत का ऑटो कंपोनेंट निर्यात 7% CAGR से बढ़ा है और ये लगभग दोगुना होकर 16.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ये तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। बिल्कुल। इसके अलावा इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। जी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पत्रकार प्रेम प्रकाश की किताब हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के दूसरे संस्करण का विमोचन किया। ये स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर है। सही कहा। इसके अलावा जैसा हमने पहले बात की, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 55 विद्वतापूर्ण कार्यों का विमोचन किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर एक तेलुगु पुस्तक अग्नि सरसलो विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू का भी विमोचन किया गया। अब चलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में। भारत की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता में वृद्धि हुई है। हाँ, MITI ने
आईआईटी मद्रास में परम शक्ति का उद्घाटन किया है। और इसकी क्षमता? इसकी चरम प्रदर्शन क्षमता 3.1 पेटाफ्लॉप्स है। इसका मुख्य उद्देश्य एरोस्पेस और जलवायु अनुसंधान में तेजी लाना है। आईआईटी मद्रास में इसका उद्घाटन हुआ है। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भी एक नवाचार हुआ है। जी, भारतीय वैज्ञानिकों ने मिशन मौसम के तहत 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन विकसित किए हैं। 3D प्रिंटेड? तो ये सस्ते होंगे? बिल्कुल, ये कम लागत वाले हैं और इन्हें शहरी तथा दूर दराज के क्षेत्रों में जल्दी से तैनात किया जा सकता है। और खगोल विज्ञान में एक दिलचस्प खोज हुई है। हाँ, नासा के हबल टेलीस्कोप ने क्लाउड 9 की खोज की है। ये क्लाउड 9 क्या है? ये 5 अरब सौर द्रव्यमान वाला एक तारा रहित डार्क मैटर बादल है जो हमसे 14 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। पर्यावरण की बात करें तो 2026 को अंतर्राष्ट्रीय रेंजलैंड्स और चरवाहा वर्ष घोषित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। जी, और प्रसिद्ध पारिस्थितिकीविद माधव गाडगिल का निधन भी पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ी क्षति है, जिनका जिक्र हम निधन खंड में करेंगे। इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। पहला न्यायिक आदान प्रदान से संबंधित है। किसके बीच? भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भूटान के सर्वोच्च न्यायालय के बीच। इसका उद्देश्य है युवा कानून क्लर्कों के लिए 3 महीने का एक एक्सचेंज कार्यक्रम शुरू करना। ग्रामीण नागरिकों के लिए लॉजिस्टिक्स पर भी एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। जी, संचार मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूहों और किसानों के लिए एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स तंत्र स्थापित करना। दूरसंचार नवाचार को लेकर भी एक साझेदारी हुई है। हाँ, दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र यानी TEC ने IIT कानपुर के साथ साझेदारी की है 6G के लिए। जी, 6G आर्किटेक्चर, AI और नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। ऊर्जा परिवहन के लिए ONGC ने भी एक जापानी कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। जी, ONGC ने जापान की मित्सुई OSK लाइंस के साथ साझेदारी की है। ये साझेदारी किस लिए है? GIFT सिटी में 2 संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए, ताकि अमेरिका से भारत तक ईथेन का परिवहन किया जा सके। और आखिर में बैंकिंग क्षेत्र में भी एक साझेदारी हुई है। हाँ, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने टेकफिनी के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य UPI स्विचिंग को बढ़ाना और UPI ऑटोपे के माध्यम से EMI भुगतान को स्वचालित करना है। महत्वपूर्ण दिन की श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा सबसे अहम है। जी, वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय रेंजलैंड्स और चरवाहा वर्ष यानी IYRP घोषित किया गया है। और अंत में इस हफ्ते हमने कई प्रतिष्ठित हस्तियों को खो दिया। जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2 बार के विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का भी निधन हो गया। हाँ, 67 वर्ष की आयु में अनुभवी भाजपा नेता और संचार के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कबिंद्र पुराकायस्थ का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ। और एक और बहुत बड़ी क्षति? जी, माधव गाडगिल का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो एक प्रसिद्ध पारिस्थितिकीविद थे और उन्हें आधुनिक भारतीय पारिस्थितिकी का जनक भी कहा जाता है। ये सभी निधन सभी परीक्षाओं के लिए हाई यील्ड हैं। तो ये थी 5 से 11 जनवरी 2026 तक की प्रमुख घटनाओं की हमारी गहरी पड़ताल। हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे।